आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। गाइस, इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में कम से कम 20 to 15 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 तक के चैप्टर प्लस 7 और 8 इसको अच्छे से कर जाते हैं और बाकी सारा पूरा ओवरऑल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के क्लियरेंस होने के 90% चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक्स और प्लस 7 और 8 चैप्टर को कर जाएंगे तो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है गाइस, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो शेयर आपने बाय या सेल कर लिया वो आपने अपने ब्रोकर के पोर्टल पे किया। वो ब्रोकर उसकी क्लियरिंग अपने क्लियरिंग मेंबर से कैसे कैसे करवाएगा वो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इस क्लियरिंग की क्लाइंट के पोर्टल पर और ब्रोकर के पोर्टल पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 जिसको समझ में आ गया वो चैप्टर नंबर 9 देख ले इमीडिएटली जा कर के। ठीक है, और जिसको चैप्टर नंबर 7 समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो चैप्टर नंबर 9 उसके कॉन्सेप्ट को और वाइडली स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 7 है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को बताता है, लेकिन चैप्टर नंबर 9 का नाम तो अकाउंटिंग है लेकिन उसमें बातें सारी क्लियरिंग की हैं। क्लियरिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में उसमें बात की गई है, तो जब प्रैक्टिकल कोई चीज़ आ जाती है तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो अकाउंटिंग का जो चैप्टर है उसमें एग्ज़ाम में से 3 मार्क्स का आता है, लेकिन उसको 7 और 8 को लिंक ऐसे किया गया हुआ है कि 7 पढ़ेंगे 8 और 9 पढ़ चैप्टर नंबर अकाउंटिंग का जो है वो पढ़ लेंगे 9 और दोनों को एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे तो आपका 101% आपको ये कॉन्सेप्ट में अगर जरा सी भी मिस्टेक रह गई है समझने में तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहले हम ऊपर से देख लेते हैं गाइस कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। गाइस, क्लियरिंग मेंबर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि कितने तरह के क्लियरिंग मेंबर होते हैं। ठीक है, अब उन क्लियरिंग मेंबर का काम क्या होता है कि आपने जो बाय और सेल किया, आपने जो ट्रेड ली है, आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए उनका क्लियरिंग कराना। ठीक है, तो क्लियरिंग कैसे होती है, किस मैकेनिज्म पर होती है वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले कैश मार्केट की क्लियरिंग करूँ, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन मैं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी कैश मार्केट में क्लियरिंग की बात करूँ तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है। आपने 100 शेयर बाय किए, उसने 100 शेयर सेल किए। ठीक है, तो जब आपने 100 शेयर बाय किए तो आपके डीमेट में आपके 100 शेयर आ जाएंगे और बदले में आपको उन 100 शेयर की कीमत अदा करनी पड़ेगी अपने सेलर को, और वहीं सेलर को उन 100 शेयर की कीमत आ जाएगी और शेयर चले जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस, ठीक है, आपने तो बायर और सेलर ने तो अपने टर्मिनल पर कर लिया ब्रोकर इन सारी एंट्रीज को अपने क्लियरिंग मेंबर को देता है। तो बदले में क्लियरिंग मेंबर क्या करता है, बदले में क्लियरिंग मेंबर इसकी क्लियरिंग करता है, जिसके अकाउंट में पैसे जाने हैं उसके अकाउंट में पैसे जाने देता है और जिसके अकाउंट से शेयर निकलकर शेयर जाने हैं उसके अकाउंट में शेयर जाने देता है। सेम ऐसे ही डेरिवेटिव में होता है। अगर आपकी बाय पोजीशन है तो बाय पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका
जो मार्जिन है वो काट लिया जाता है और ऑन द एक्सपायरी देखा जाता है कि वो जो आपकी जो पोजीशन है वो किस तरह से ऑब्लिगेशन में आ रही है या नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें जैसे कि हमने देखा है कि देखिए 3 मेंबर आप समझ के चलिए, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, और चौथे हो गए आप। ठीक है, तो आपने जो बाय और सेल किया अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे किया। ठीक है, जो ब्रोकर होगा वो इस सौदे को किसके पास भेजेगा, अपने ट्रेडिंग मेंबर के पास भेजेगा। ठीक है, और ट्रेडिंग मेंबर इसको किसके पास भेजेगा, अपने क्लियरिंग के पास भेजेगा, अपने जो भी उसका क्लियरिंग सेटलमेंट करता होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, तो फाइनल सेटलमेंट जो हुई वो करी किसने, इसने करी। तो इसने जो करी, ऐसे ही ये ऊपर से आपने तो सौदा ले लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए की और बी की, ठीक है, तो इन दोनों ने सौदा लिया, तो इनके सारे एग्जीक्यूशन सबसे पहले किसके पास आया होगा, ब्रोकर के पास, फिर इसके पास किसके पास गया होगा, ट्रेडिंग मेंबर के पास, और फिर किसके पास आया होगा, क्लियरिंग मेंबर के पास। ठीक है, तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और क्लियरिंग कैसे होती है, क्लियरिंग भी ऐसे ही होती है। ठीक है, पहले ये इसके अकाउंट क्लियर करेगा, ठीक है, फिर ये इसके अकाउंट क्लियर करेगा, ठीक है, और ये फिर इसके अकाउंट क्लियर करेगा। ठीक है, आप ना तो डायरेक्ट ऐसे जा सकते हो और ना ही डायरेक्ट ऐसे आ सकते हो, ये चेन हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, 2 नंबर पे कौन है, ट्रेडिंग मेंबर, 3 नंबर पे कौन है, ब्रोकर, और चौथे नंबर पे हो आप। तो इस चैन को आप ध्यान रखना इस चैप्टर को पढ़ते हुए। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए इस चैन को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लियरिंग मेंबर। ये बेसिकली हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रखा है, तो देख लेंगे। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर इक्विटी एंड डेरिवेटिव। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इन इक्विटी डेरिवेटिव एंड मार्जिन सिस्टम इन द इक्विटी डेरिवेटिव सिस्टम। ठीक है, ये जो मैंने आपको 1 से लेकर के 4 तक की चैन बताई, ये इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। क्या कहता है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्लियरिंग सेटलमेंट। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका ट्रेडिंग मेंबर होगा वो अपनी क्लियरिंग किससे कराएगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन से कराएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लियरिंग कराने की। ऑल द ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑफ FNO स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्लियरिंग एंड कॉरपोरेशन एक्ट एज अ लीगल काउंटर पार्टी। ठीक है, जिसके भी पास क्लियरिंग करने का राइट है, या कोई भी ऐसा ट्रेडिंग मेंबर जो क्लियरिंग करता है। ठीक है ना, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हमने पढ़े हैं, ट्रेडिंग मेंबर भी पढ़े हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर भी पढ़े हैं। तो ऐसा ट्रेडिंग मेंबर जिसके पास ट्रेडिंग करने का राइट है, वो हम उसके ऊपर हमेशा लीगल काउंटर पार्टी, उसके पास हमेशा लीगैलिटी रहेगी, किस चीज़ की, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की। ठीक है, टू ऑल द ट्रेड, कि आपको सारे के सारे ट्रेड जो हैं वो फाइनल करने हैं। ठीक है, तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सारी लीगैलिटी और फ्रेमवर्क उसको मानना पड़ेगा, किसको, जो भी क्लियरिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये क्लियरिंग कौन कर सकता है, या तो ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर भी हो सकते हैं वो, ठीक है, और या फिर प्रोफेशनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हो सकते हैं। अगर इन्होंने क्लियरिंग का राइट ले रखा है तो ये किसके लीगलिटी फ्रेमवर्क में आएंगे, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के। ठीक है, तो ये कहता है कि
तीन तरह की क्लियरिंग आपको करनी पड़ेंगी। तीन तरह के प्रोसेस होते हैं क्लियरिंग में। क्या? पहला, क्लियरिंग करनी पड़ेगी, सेटलमेंट करनी पड़ेगी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपको तीनों चीज़ें यहाँ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्लियरिंग एंड मैनेजमेंट एफएनओ सेगमेंट अंडर टेकिंग बाय द क्लियरिंग कॉरपोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर एंड क्लियरिंग बैंक। तो क्या कह रहे हैं, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो क्लियरिंग करता है किसकी हेल्प लेकर के? अपने क्लियरिंग मेंबर की हेल्प लेकर के, और एक क्लियरिंग बैंक, ठीक है। अब ये एक नया वर्ड आया है, क्लियरिंग बैंक। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको फिर से वो चैन बताता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 में आप हो, जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो आपका एक बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है। इसकी डिस्कशन मैंने अकाउंटिंग वाले चैप्टर में करी है। तो जब आप 4, वो अकाउंटिंग वाला चैप्टर जो है, आपको इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला चैप्टर देखना पड़ेगा उसके लिए। बट थोड़ा सा अभी के लिए आप समझें कि जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो डीमेट अकाउंट में आपका एक खुलता है बैंक, ठीक है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हो या फिर कोई ट्रेड को कैंसिल करते हो तो इससे रिलेटेड जो भी मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो इस बैंक अकाउंट में आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस ब्रोकर को भी अपना एक बैंक खोलना पड़ता है और इस क्लियरिंग मेंबर को भी अपना एक बैंक खोलना पड़ता है। इससे होने वाले जितने भी, ठीक है, ब्रोकर के पार्ट जो भी बाय सेल किया जिस भी क्लाइंट ने, उसके बैंक अकाउंट में या तो प्लस पोजीशन आई होगी या नेट माइनस पोजीशन आएगी। तो इसकी जो भी नेट पोजीशन होगी, है ना, जो भी इसकी नेट पोजीशन होगी वो ये जो बैंक है मेंटेन करेगा, ठीक है। ये ब्रोकर मेंटेन करेगा किसकी? इसकी, ठीक है। ऐसे ही क्लियरिंग जो आपका क्लियरिंग मेंबर होगा वो किसकी मेंटेन करेगा? आपके ब्रोकर की। और अल्टीमेटली आपको ये सारी शीट किसको प्रोवाइड करनी है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, ठीक है। तो हर आदमी अपना अपना एक अलग अलग बैंक अकाउंट खोलेगा जिसको इन्होंने क्लियरिंग बैंक का नाम दिया है। लेकिन ये क्लियरिंग बैंक जो बेसिकली हम बोला जाता है, ये लास्ट में जो क्लियरिंग मेंबर होता है उसका बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट इनके भी खुलते हैं लेकिन इसको ब्रोकर का बैंक अकाउंट कहते हैं, इसको ब्रोकर का बैंक अकाउंट कहते हैं, इसको क्लाइंट का बैंक अकाउंट कहते हैं और इसको क्लियरिंग मेंबर का बैंक अकाउंट कहते हैं। तो इस सीरीज़ को भी आप समझिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। एक बार इसको डिलीट कर देना पड़ेगा, 1 मिनट, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यू में अच्छा ये कह रहे हैं, एक बार ये इन्होंने फिर से डिस्कशन को रिवाइज किया है। कई सेल्फ क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं? जो अपने खुद के ट्रेड का क्या करते हैं? क्लियरेंस करते हैं। पिछले चैप्टर में आपको बताया है। और ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर क्या होते हैं? जो अपने खुद के ट्रेड की भी क्लियरिंग करते हैं और जो दूसरे जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, अदर ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, उनका भी ट्रेड को सेटलमेंट करते हैं, उनके भी ट्रेड की क्लियरेंस करते हैं। तो उन्हें ट्रेडिंग में कम क्लियरिंग मेंबर कहते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कौन से मेंबर्स होते हैं? जो ट्रेडिंग मेंबर्स के जो ट्रेडिंग मेंबर के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, उनको क्लियर एंड सेटल करते हैं। और ये जो करते हैं लार्ज स्केल पर करते हैं, ठीक है। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी इतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गाइस अच्छा इन्होंने क्या कहा है? क्लियरिंग मेंबर हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग सेटलमेंट। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किस की अगर मान लीजिए मैं क्लियरिंग मेंबर हूँ, ठीक है, मैं क्लियरिंग मेंबर हूँ, तो अब मेरे पे किस का, मान लीजिए मैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हूँ, तो मेरे पे जो क्लियरिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी होगी? एक तो अपने ओन ट्रेड्स की होगी जो मैंने खुद ट्रेड लिए, एक जो मेरे क्लाइंट होंगे उनकी क्लियरिंग करने का मेरी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दूसरा जो मैंने अदर मेंबर्स की जो
क्लियरिंग करने की ले रखी है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हूँ तो मैंने अदर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है क्लियरिंग करने की, तो उनके भी मैं क्लियरिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। ठीक है, तो क्लियरिंग करने का मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेटलमेंट करने की मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्क मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। तो ये 3 तरह के जो फंक्शंस हैं एक क्लियरिंग मेंबर को करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लियरिंग बैंक की। क्लियरिंग बैंक क्या होता है, जो मैंने आपको 1 2 3 4 करके बताया था, तो लास्ट में जो क्लियरिंग मेंबर का एक बैंक अकाउंट होगा जिसमें सारे पीछे के जितनी भी चैन के ट्रेड सेट ऑफ होकर के उसको रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब एक तरह से अगर मान लीजिए आपने कोई बाय या सेल ऑर्डर लगाया, तो सेम की सेम वही ट्रांजैक्शन, वही एंट्रीज सेम की सेम मान के चलिए आपके क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट में भी हो रही होंगी। ठीक है, अगर आपने कोई सौदा लिया, उसके सौदे से रिलेटेड जो आपने जो मार्जिन पे किया पर ट्रेड, पर एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे के सारे ट्रेड थ्रू पूरे के पूरे उस क्लियरिंग मेंबर के बैंक अकाउंट में आपको शो हो रहे होंगे। तो ये क्या कहते हैं कि क्लियरिंग सेटलमेंट टेक प्लेस कौन करता है, क्लियरिंग बैंक। ये क्या है, ये क्लियरिंग बैंक क्या है, मैं आपको कहूँ क्लियरिंग बैंक जो है ना, एक तरह से एक सेपरेट इन्होंने बना दिया ताकि सारे जितने भी ट्रेड हैं वो उस क्लियरिंग मेंबर के उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट में दिखते रहें। अब वो चाहे उसके खुद के हों, चाहे उसके अदर क्लियरिंग मेंबर के हों, ठीक है, और या फिर उसने किसी और के ट्रेड को क्लियर किया हो, तो इन सब की जितने भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे प्लस या माइनस में दिखेगी। अब ये जो पैसा आया, इस पैसे का प्लस और माइनस के लिए उसको एक और शीट बनानी होती है जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको क्या करना होता है, फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल क्लियरिंग मेंबर रिक्वायर टू ओपन द बैंक अकाउंट विद द क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिज़ाइन क्लियरिंग बैंक फॉर द FNO स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे आते हैं। आगे ये क्या कहते हैं कि क्लियरिंग मेंबर की एलिजिबिलिटी। गाइस, कौन हो सकता है क्लियरिंग मेंबर कौन हो सकता है? अगर मैं कहूँ क्लियरिंग मेंबर बनना है तो सेबी ने कहा कि कम से कम आपके पास नेट वर्थ होनी चाहिए 300 लाख। ठीक है, नेट वर्थ का मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मेरी जो एसेट्स हैं मेरे पास कम से कम 300 लाख की, यानी कि 3 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन तो इन्होंने यहाँ पर स्टॉप कर दी। अब आगे ये क्या कहते हैं, द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लियरिंग मेंबर हु क्लियर एंड सेटल ओनली डील एग्जीक्यूटेड बाय हिम इज ₹100 लाख। क्या कह दिया इन्होंने कहा ऐसा क्लियरिंग मेंबर जो क्लियर एंड सेटलमेंट करता है ओनली डील एंटर्ड बाय हिम, यानी कि कौन से क्लियरिंग मेंबर की बात आ गई, ऐसा ट्रेडिंग मेंबर या ऐसा ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर जो सिर्फ खुद के ट्रेड करता है और खुद के ट्रेडों की ही क्लियरिंग करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? खुद के ट्रेड करता है और खुद के ट्रेड की क्लियरिंग करता है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऐसे जो सिर्फ खुद के ही ट्रेड लेते हैं, यानी कि सेल्फ क्लियरिंग मेंबर की बात कर रहे हैं ये, कि ऐसे सेल्फ क्लियरिंग मेंबर जो खुद के ही ट्रेड लेते हैं और खुद के ही ट्रेड को सेटल करते हैं। तो उस केस में ऐसे क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए आपकी नेटवर्थ सिर्फ हमको कितनी चाहिए, 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर भी हैं और सेल्फ क्लियरिंग मेंबर भी हैं औरों के ट्रेड को भी आप क्लियरिंग करते हैं, तो आपकी टर्नओवर होनी चाहिए 300 लाख। अगर आप खुद के ट्रेड की ही खाली क्लियरिंग करेंगे, ठीक है ना, खुद के मतलब खुद के और किसी के नहीं, जो आपने खुद एग्जीक्यूट किए हैं ट्रेड, तो उसके कितने हैं, 100 लाख। और अगर आप और ट्रेडिंग मेंबर का मतलब करना चाहते हैं क्लियरिंग, तो उसके लिए नेटवर्थ इन्होंने कितनी कही है, 300 लाख।
प्लस उन्होंने कहा 100 लाख तो आप ये दे दो, प्लस में 50 लाख एक एक्स्ट्रा डिपॉजिट हम रखेंगे फॉर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि सपोज़ कीजिए आप क्लियरिंग मेंबर हैं, ठीक है, और आपके नीचे सपोज़ कीजिए आप 10 ट्रेडिंग मेंबर की क्लियरिंग करते हैं, 10 ट्रेडिंग मेंबर की क्लियरिंग करते हैं, तो पर ट्रेडिंग मेंबर के हिसाब से आप को 10 लाख रुपया और डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या बोला? एडिशनल इंक्रीमेंटल डिपॉजिट करना पड़ेगा 10 लाख रुपए क्लियरिंग कॉरपोरेशन को फॉर ईच मतलब प्रत्येक एडिशनल टीएम की, मतलब जितने जितने ट्रेडिंग मेंबर आप एक क्लियरिंग मेंबर ऐड करता चला जाएगा। सपोज़ मेरे पास अगर 100 क्लियरिंग मेंबर की मैं क्लियरिंग करता हूँ, ठीक है, तो 100 क्लियरिंग मेंबर मल्टीप्लाई बाय 10, तो यानी कि मेरे को उनको 1000 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्लियरिंग करता हूँ अपनी भी और दूसरे ट्रेडिंग मेंबर्स की भी, तो कितना डिपॉजिट चाहिए? 300 लाख। लेकिन मैं अपनी ही ट्रेडिंग करता हूँ और अपनी ही क्लियरिंग करता हूँ हैं, और किसी की क्लियरिंग नहीं करता है, तो मेरे को कितना चाहिए? 100 लाख, ठीक है। और एक्स्ट्रा डिपॉजिट कितना पड़ेगा? 50 लाख। और अगर मैं अपनी भी करता हूँ औरों की भी करता हूँ, तो 300 लाख की नेटवर्थ तो होनी ही चाहिए, प्लस एवरी ट्रेडिंग मेंबर की जो मैं क्लियरिंग करूँगा, चाहे मेरे ट्रेडिंग मेंबर कितने भी आ जाएँ, तो पर ट्रेडिंग मेंबर की मेरे को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। इसमें से एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार इसको समझ लीजिएगा। अब आते हैं गाइस क्लियरिंग मैकेनिज़्म के बारे में। गाइस क्लियरिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है यहाँ। ये कह रहे हैं सपोज आप मानिए कि एक क्लियरिंग मेंबर है जिसका नाम है ए, ठीक है, और वो क्या करता है, उस क्लियरिंग मेंबर के पास कितने ट्रेडिंग मेंबर है जिनकी वो क्लियरिंग करता है? 2। एक है PQR और है XYZ। ये क्लियरिंग मेंबर है, ठीक है, सिर्फ क्लियरिंग मेंबर है। तो अब ये ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है, अपने खुद के भी ट्रेड लेता है और अपने क्लाइंट के भी ट्रेड लेता है। ऐसे ही ये क्लियरिंग मेंबर अपने खुद के भी ट्रेड लेता है और अपने क्लाइंट के भी ट्रेड लेता है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक ट्रेड जिस भी प्रोडक्ट में लिया गया, एक ट्रेड जिस भी प्रोडक्ट में लिया गया, अब वो चाहे स्टॉक का हो, अब वो चाहे ऑप्शंस का हो, अब वो चाहे इंडेक्सेस का हो, हर एक ट्रेड अपने आप में इंडिपेंडेंट ट्रेड कहलाता है, ठीक है। सपोज अगर मान लीजिए आपने एक इंडेक्स में फ्यूचर बाय किया है, ठीक है, और एक इंडेक्स में आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया है, ठीक है, तो बाय और सेल, ठीक है, बाय और सेल, तो ये कट गए, पोजीशन आएगी 0, ठीक है। बट ये दोनों इंडेक्स एक ही एक्सपायरी के होने चाहिए। सपोज अगर मैं बात करूं, आपने अक्टूबर में बाय पोजीशन 1 ली है, अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट की, और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट की आपने एक पोजीशन ली है, ठीक है, तो दोनों में बाय पोजीशन ली है, तो दोनों की जो बाय पोजीशन आपने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग एक्सपायरी पे ली है, तो ये कितने कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर आपने स्टॉक ऑप्शंस के अंदर 2 ऑप्शंस ले रखे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन ले रखे हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस, मतलब जब तक कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ना कर ले, तो वो पोजीशन ओपन पोजीशन मानी जाएगी, वो ओपन पोजीशन को आप नेट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग मेंबर हूँ, मेरे पास मान लीजिए 2 क्लाइंट है, ठीक है, उन दोनों क्लाइंट में से एक ने बाय पोजीशन ली है और एक ने सेल पोजीशन ली है एक ही कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं उसको नेट ऑफ कर दूंगा। लेकिन अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की ली है तो मैं उसको नेट ऑफ नहीं करूंगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ ही उसने बताया गया है ये एक ट्रेडिंग मेंबर है। अब एक ट्रेडिंग मेंबर जो है अपने खुद के भी ट्रेड ले सकता है और अपने क्लाइंट के भी ट्रेड ले सकता है। उसने जो खुद के ट्रेड लिए हैं वो लिए हैं निफ्टी अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। उसने 5000 क्वांटिटी को बाय किया था और 3000 क्वांटिटी को सेल किया था। तो उसकी ओपन पोजीशन जो बाय में खड़ी है वो कितनी खड़ी है? 2। उसका जो एक क्लाइंट एक है उसने 3 और 2 लिए थी, तो इसकी ओपन पोजीशन बाइंग साइड में कितनी खड़ी है? 1। और इसने बाय लिया था 3 और 1 और इसकी ओपन पोजीशन कितनी खड़ी है? 2। तो 2 और 3 और 4 5, तो 5 ओपन पोजीशन लॉन्ग साइड में खड़ी है। वहीं अगर मैं ट्रेडिंग मेंबर XYZ की देखूं तो इसने जो बाइंग पोजीशन ली थी वो कितनी खड़ी है? 1 मतलब 1000 क्वांटिटी, ठीक है। और सेल पोजीशन कितनी खड़ी है? 2। तो नेट में कितनी शॉर्ट खड़ी है? क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखना है, सेम मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लीजिए अक्टूबर की बजाय यहाँ पे नवंबर होता, ठीक है, यहाँ पे होता नवंबर और अक्टूबर में ये पोजीशन लेता बाय की और नवंबर में पोजीशन लेता सेल की, तो मैं क्या करता बताइए? मैं अलग अलग पोजीशन लिखता। मैं यहाँ पे लिखता कि एक तो शॉर्ट पोजीशन खड़ी है और एक क्या खड़ी है? एक खड़ी है बाय पोजीशन और 2 खड़ी है शॉर्ट पोजीशन। मैं दोनों को स्क्वायर ऑफ नहीं करता क्योंकि अक्टूबर और नवंबर दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसको सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव खड़ी है। वहीं अगर हम देखें क्लाइंट 1 की इनके पास बाय पोजीशन खड़ी है और वहीं क्लाइंट 2 की इनके पास पोजीशन क्या खड़ी है? शॉर्ट। तो मेरे पे नेट में टोटल कितनी पोजीशन शॉर्ट में खड़ी है? 2 और बाय में कितनी पोजीशन खड़ी है? 1, ठीक है। तो इसी को ही इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। नीचे ये देखिए कि नेट में इन्होंने यहाँ पे आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो बहुत इजी था, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं गाइस सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, फिर इसने जो दुनियादारी लिखी है उसको पढ़ लेंगे। देखिए गाइस, एक फ्यूचर जब आपने बाय किया और उसकी जो सेटलमेंट होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, अगर उसकी सेटलमेंट अगर आपको उसकी सेटलमेंट में जाना है, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा? आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी डे तक क्या किया होगा? स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा, ठीक है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा, इट मीन्स अगर आपने फ्यूचर बाय किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट में कैश रखिए, तो आपकी जो फ्यूचर आपने बाय किया है आपको उस प्राइस के ऊपर, यानी कि उसके स्पॉट के भाव, जो भी अब फ्यूचर का भाव चल रहा होगा उस टाइम जो क्लोजिंग के भाव पे, उसकी आपको डिलीवरी आ जाएगी, फ्यूचर बाय हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने फ्यूचर सेल किया है और एक्सपायरी डे तक आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो जो आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है, जिस प्राइस पे बाय किया होगा, जिस प्राइस पे सौदा लिया होगा, उस प्राइस का आपको डिलीवरी आ जाएगी। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आज है 1 तारीख और आपने एक स्टॉक का फ्यूचर बाय किया है, मान लीजिए 200 रुपये पे, ठीक है। और एक्सपायरी के डे पर उसका भाव चला गया कितना? 100 रुपये, ठीक है। और आपने सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो आप जो बाय या सेल करोगे वो 200 के भाव पे ही करोगे। ये मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने किस सौदे पे एंटर हुए हो, किस प्राइस पे एंटर हुए हो? 200 के ऊपर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप एक्सपायरी डेट तक नहीं जाते और उसको बीच में ही बिफोर द एक्सपायरी आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो जितना भी नेट प्रॉफिट या गेन आपको हो रहा होता है उस सौदे के अंदर, वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो लॉस होगा, अगर आपके ट्रेड फेवर में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर गाइस, ये तो हमने बात करी सेटलमेंट की, ठीक है। अब इसके अंदर ना गाइस 2 तरह के मार्जिन हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे M2M मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको फ्यूचर वाले चैप्टर में बताया हुआ है। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे एक सौदा लिया, ठीक है, सुबह 9 बजे सौदा लिया और आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है, इसको 2 मोटिव हो सकते हैं, या तो आप इसको करेंगे कैरी फॉरवर्ड,
ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए, या आप इसको आज ही क्लोज कर देंगे। जब आप इसको आज ही क्लोज कर देंगे तो जिस प्राइस पे आप क्लोज करेंगे वो आपका नेट सेटल ऑफ हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आपने 10 रुपये का बाय किया था और ये जब आपने स्क्वायर ऑफ किया सेम डे तो प्राइस चल रहा था 8 रुपये, ठीक है ना, 8 रुपये मान लीजिए चल रहा था। फिर जो 2 रुपये है ये आपका नेट ऑफ, मतलब आपकी जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आपको आपकी स्टेटमेंट में दिख जाएगा। लेकिन सपोज गाइज मान लीजिए आप उस पोजीशन को कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, तो रूल ये कहता है, एनएससी ये कहती है कि लास्ट 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, सबको पता है। तो 3:30 बजे जो भी उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एवरेज क्लोजिंग प्राइस, क्या बोला उसने, एवरेज क्लोजिंग प्राइस चल रहा होगा, वो हम मानेंगे कि उस टाइम का जो है क्लोजिंग प्राइस है। अभी एवरेज क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता है, जो पिछले आधे घंटे में ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, उसका एवरेज प्राइस एनएससी पकड़ लेती है और वो एवरेज प्राइस को मानती है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये 9 बजे जो आपने 10 रुपये पे लिया था और सपोज मान लीजिए 8 रुपये पे क्लोज हुआ, तो ये 2 रुपये का लॉस, ये 2 रुपये का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ये आपके बैंक अकाउंट में डल जाएगा और लॉस होगा तो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा उसी टाइम। तो इसी को कहते हैं मार्क टू मार्केट। जो भी मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपकी पोजीशन आपके फेवर में है तो उतना पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, और आपके फेवर में नहीं है तो उतना पैसा आपसे ले लिया जाता है। इसी को मार्क टू द मार्केट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं, क्या कहा है इन्होंने क्या है, इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू डिपॉजिट मार्जिन मनी, ठीक है। उसमें क्या होता है, इनिशियल मार्जिन तो होता ही है। देखिए 3 तरह के मार्जिन होते हैं, एक होता है इनिशियल मार्जिन, एक होता है मार्क टू मार्केट मार्जिन, और एक होता है स्पिन मार्जिन, ठीक है। इनिशियल मार्जिन जो लिया जाता है वो लिया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कि मैक्सिमम लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो होती है वो तो पूरी की पूरी 7-8 लाख रुपये होती है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, कि उस कॉन्ट्रैक्ट का लॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है तो वो प्राइस आता है, ठीक है। तो लेकिन जो मार्जिन हमसे लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 10% के आसपास लिया जाता है। तो ये जो उसमें से जो 10% में से ये वाला तो नहीं, ये 2 मार्जिन लिए जाते हैं, एक स्पिन मार्जिन और एक इनिशियल मार्जिन। जो इनिशियल मार्जिन होता है वो लिया जाता है मैक्सिमम लॉस इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर और सेलर को कितना हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन लिया जाता है, और 2 टाइप के सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। एक M2M होगा अगर आप कॉन्टीन्यूस बेसिस पे जाएंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्टीन्यूस बेसिस पे नहीं जाएंगे तो आपने फ्यूचर जो है वो सेम डे सेट ऑफ कर दिया होगा। तो यही बात उन्होंने यहाँ बता रखी है। क्या कह रहे हैं, मार्क टू द मार्केट प्रोसेस ऑफ द मार्जिन एडजस्टमेंट ऑन द डेली बेसिस। ये डेली बेसिस किया जाता है हर अंडरलाइन एसेट्स का, हर फ्यूचर का। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट कैसे होगा, वो कैसे कंप्यूट होगा, द डे सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्शन ड्यूरिंग डे बट यू नॉट, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो क्या होगा कि जो भी MTM होगा वो प्लस या माइनस आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और वो बोट फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट डे, और जो नेक्स्ट डे बोट फॉरवर्ड हो जाएगा तो आपको जो बाई प्राइस और जो सेल प्राइस जो भी ड्यूरिंग दैट अगर आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया है उसको, ठीक है। तो मार्क टू द मार्केट कैसे लगेगा, जो आपका बाई प्राइस होगा और सेल प्राइस होगा उसको डिडक्ट करके डिफरेंस जो भी आएगा वो मार्क टू द मार्केट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, फाइनल सेटलमेंट कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी। फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी कि अगर आप एक्सपायरी के बाद एक्सपायरी पर अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ये माना जाएगा कि आपने उसको एक्सरसाइज कर लिया। तो एक्सरसाइज कर लिया, अगर आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है तो आपको उस स्टॉक की डिलीवरी देनी पड़ेगी, और अगर आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है तो आपको पैसे देके वो शेयर लेने पड़ेंगे। तो ऑन द एक्सपायरी डे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द चूजन ऑफ ट्रेडिंग आवर, ठीक है, अगर एक बार आप थर्सडे को अपना सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं करते 3:30 बजे तक,
ठीक है, तो वो आपको उस फ्यूचर की क्या लेनी पड़ेगी, डिलीवरी लेनी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं कि आप सेटलमेंट में चले गए। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करेगा, देखिएगा, अगर आप बाइंग साइड में हो तो आपसे मांगेगा पैसे, और अगर आप सेल साइड में हो तो आपसे क्या मांगेगा, आपसे मांगेगा शेयर्स। ठीक है, तो जो भी डिलीवरी होनी होगी आइदर कैश बेसिस पे होनी होगी, ठीक है, या फिर डिलीवरी बेसिस पर सेटलमेंट होनी होगी, विच एवर इज एप्लीकेबल, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो फ्यूचर्स का जो सेटलमेंट होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं गाइज कि ऑप्शंस का सेटलमेंट कैसे होता है। गाइज ऑप्शन का सेटलमेंट समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन पे। ठीक है गाइज, ये ऑप्शन चेन है। अब आपको पता है कि जितने भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, ये इन द मनी है, और जितने भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इन द मनी है, और सपोज़ कीजिए आज एक्सपायरी है। अगर आप इन द मनी पे हैं, अगर आप इन द मनी पे हैं, ठीक है, तो इस केस में आप क्या होंगे, या तो कॉल बायर होंगे, ठीक है, और या कॉल सेलर होंगे। ठीक है, अगर आप कॉल बायर हैं, अगर आप कॉल बायर हैं तो आपके पास राइट टू बाय द शेयर, और आप सेलर हैं तो आपके पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल द शेयर। तो अगर इन द मनी में आप आ जाते हैं, और अगर आपने अपने सौदे को स्क्वेयर ऑफ नहीं किया ऑन द एक्सपायरी, तो ये माना जाएगा कि आप दोनों आ गए किस में, सेटलमेंट में। या तो बिफोर थर्सडे तक इसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, नहीं तो आप आ जाएंगे किस में, सेटलमेंट में। अच्छा जी, और जो ये वाले बचे, ये इनका कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी, जो OTM कॉल या पुट होती हैं, वो डिलीवरी की सेटलमेंट में नहीं आती, उन पर डिलीवरी का ऑब्लिगेशन नहीं आता। ठीक है, सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन किसके पास आता है, जो सिर्फ इन द मनी होते हैं। ऐसी अगर मैं पुट की बात करूं तो ये सारे के सारे आइटम हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, कहाँ से, 16,250 से लेकर के नीचे के सारे ये आइटम है। तो इसमें क्या होंगे, पुट बायर होंगे या पुट सेलर होंगे। ठीक है ना, पुट बायर होंगे, ठीक है, और या फिर क्या होंगे, पुट सेलर होंगे। अगर पुट बायर हैं, अगर आप पुट बायर हैं तो आपको शेयर क्या करने पड़ेंगे, आपको शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप पुट सेलर हैं तो आपको शेयर लेने पड़ेंगे। और अगर आप इन द मनी में आ गए तो समझा जाएगा कि आप इस डिलीवरी में सेटलमेंट लेना चाहते हैं। तो या तो स्क्वायर ऑफ कीजिए बिफोर 3:30, ठीक है, नहीं तो समझा जाएगा कि आप डिलीवरी में आ गए। अब आप समझिए, अगर आप डिलीवरी में आ गए तो ये क्या देगा, ये देगा कैश, ठीक है, और ये क्या देगा, शेयर। तो इसी को कहते हैं सेटलमेंट। ठीक है, और ये क्या देगा, पुट बायर क्या देगा आपको, शेयर, और ये क्या देगा, पुट सेलर आपको कैश। इसी को कहते हैं गाइस सेटलमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने उस पे। ठीक है, अब आपको ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है ऑप्शन, ये कहता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैव टू टाइप ऑफ सेटलमेंट, डेली प्रीमियम सेटलमेंट एंड द फाइनल सेटलमेंट। इसमें भी गाइस दो ही तरीके होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया एक्सपायरी पर। लेकिन अगर आप एक्सपायरी तक नहीं जाते तो उस केस में क्या होता है कि आप पहले स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सपोज अगर आपने मान लीजिए इंट्राडे किया है, तो इंट्राडे में जो आपने बाय पोजीशन ली है और सेल पोजीशन पे अगर आप खड़े हैं, अगर आपके फेवर में है, तो जितना भी नेट ऑफ होगा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप बिफोर द एक्सपायरी उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो जितना भी आपका नेट लॉस या प्रॉफिट होता है वो सेम डे M2M बेसिस पे, जैसे फ्यूचर में देखा था हमने M2M बेसिस पर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती थी, बट जो फ्यूचर में M2M बेसिस पे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती थी, उसमें हम क्लोजिंग प्राइस जो लेते थे वो लेते थे एवरेज प्राइस आधे घंटे का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें लेते हैं जो लास्ट 3:30 बजे
लास्ट 3:30 बजे जो भी ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा होगा हम उसी को मान लेंगे, जो लास्ट ट्रेड हुआ होगा उसी को क्लोजिंग प्राइस मानेंगे, और जो भी उस क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो आपके खाते में, आपके डीमैट अकाउंट में, आपके डीमैट बैंक अकाउंट में नेट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें इसमें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब गाइस इसमें आते हैं, एक ये चीज़ देख लीजिए। सपोज़ कीजिए आप डिलीवरी में चले गए। ठीक है, सपोज़ कीजिए आज था थर्सडे। ठीक है, और आपने अपनी पोजीशन को नहीं किया स्क्वायर ऑफ, ठीक है, तो ये क्यों, तो होता क्या है, आपने अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है, और होता क्या है, तो अब या तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा अगर आपके पास डिलीवरी आनी है, तो एक्सपायरी का जो डेट है यानी कि थर्सडे प्लस 2 दिन के अंदर आपके पास डिलीवरी आ जाएगी। ठीक है, और यानी कि मान लीजिए थर्सडे तो एक्सपायरी डे हो गया, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, तो मंडे एक्सपायरी फ्राइडे एक ट्रेडिंग हो गया, सैटरडे संडे तो लेते ही नहीं है, तो प्लस 2 डेज इन्होंने मांगे हैं, यानी कि मंडे तक और नहीं तो ट्यूसडे तक तो आपके पास डिलीवरी आ ही जाएगी। क्या कहते हैं, वेयर डिलीवरी सेटलमेंट इज एप्लीकेबल, फाइनल सेटलमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट and the final exercise settlement of the option contract are settled by the delivery shall be effected on the expiry plus 2 days according with the settlement schedule। ठीक है ना, तो 2 डेज इन्होंने मांगे हैं, तो यानी कि आपका फ्राइडे और मंडे, तो मंडे तक, माने कि मंडे तक आपके पास ये जो है डिलीवरी आ जानी चाहिए, और ट्यूसडे को तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में दिखेगी ये डिलीवरी, और आपका पैसा जो कट जाएगा वो मंडे और ट्यूसडे के बीच में कभी भी कट सकता है। ठीक है, तो द डिलीवरी क्लियरिंग मेंबर शैल कंप्लीट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीमैट पूल अकाउंट ऑन द सेटलमेंट डे बाय 2 PM ऑफ सच कट ऑफ टाइम एज स्पेक्युलेटिव रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इतना ध्यान दीजिए कि अगर आप डिलीवरी में जाते हैं, आप सेटलमेंट में जाते हैं, तो एक्सपायरी प्लस 2 डे तक आपके पास जो डिलीवरी आनी होगी तो डिलीवरी आ जाएगी, और डिलीवरी जानी होगी तो डिलीवरी चली जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपके पास अपने डीमैट अकाउंट में कैश रखना है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले कि लास्ट 30 मिनट का एवरेज प्राइस लिया जाता है सेटलमेंट के बेसिस पर देखने के लिए। ठीक है, तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, सारा का सारा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि डू नॉट एक्सरसाइज कौन से वाला है, डू नॉट एक्सरसाइज ये वाला, ये आउट ऑफ द मनी की बात कर रहे हैं। जब आउट ऑफ द मनी में कोई ऑप्शन चला गया, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो अपने आप ही स्क्वायर ऑफ का हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन तो है ही नहीं, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा वो मान लिया जाता है कि वो स्क्वायर ऑफ हो गया। तो पुट बायर के केस में एक्सपायरी के डे पर, ठीक है, ये जो आपको ये जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, ये भी आपको लास्ट डेट प्राइस दिख रहा है, ये हो जाता है गाइस 0.05 पैसा, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो वैल्यू है अगर इन द मनी है तो अकॉर्डिंगली आप कहाँ चले गए, डिलीवरी में चले गए। जी, अब हम आते हैं गाइस, ठीक है, ऑब्लिगेशन पर हम आ गए। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। अगर आपने लॉन्ग किया है तो या तो आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, बिफोर द एक्सपायरी अपनी पोजीशन को काट दीजिए। तो उसने यही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन द मनी, अगर आपकी पुट चली जाती है या कॉल चली जाती है तो अकॉर्डिंगली आपके पास ऑब्लिगेशन आ जाता है। ठीक है,
अच्छा जी, अब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट वही है कि जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आपसे इनिशियल मार्जिन और जो आपसे स्पेन मार्जिन ले रहा है, उसी को उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करी है। वो यही बता रहा है कि आपसे स्पेन मार्जिन इसलिए लिया जाता है ताकि किसी तरह का अगर ब्रोकर या किसी भी तरह का क्लाइंट अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास मार्जिन है, वो उस मार्जिन से पैसे लेगा और काट के आपको वापसी, जितना भी आपने फ्रॉड किया होगा या जितना भी आपने डिफ़ॉल्ट किया होगा, काट के आपको वापस दे देगा। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है गाइस, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको जल्दी जल्दी ले लिया, लेकिन जितना ज़रूरी था है वो मैं आपको बता दिया है। बाकी आप अगर इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिएगा, वो सारी बातें आपको कंफ्यूज ही करेंगी। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहा है स्पेन मार्जिन। स्पेन मार्जिन में क्या है? स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। इसकी एक बार याद कर लीजिएगा, स्पेन मार्जिन की डेफिनेशन है ये। और स्पेन मार्जिन क्यों लिया जाता है? लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ जो मैक्सिमम लॉस है उसको कम करने के लिए, या कितना एक कॉन्ट्रैक्ट में सेबी को लगता है कि लॉस हो सकता है, तो उस तरीके से सेबी जो है स्पेन मार्जिन लेती है। और स्पेन मार्जिन जो होता है वो डेली बेसिस पर ऊपर नीचे होता है। अब अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे एकदम मार्केट क्रैश हुआ था, तो जो मार्जिन पहले दिन थे, तो मान लीजिए सपोज़ पहले दिन मार्जिन अगर 10% था, तो कोविड के टाइम पे वो एकदम स्पाइक करके 80% तक, तो जिसके अकाउंट में सुबह 9:15 बजे वो मार्जिन था, ठीक है, वो तो बच गया, और जिसके नहीं थे उनके ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गए गाइस, और लोगों को हैवी लॉस हुआ था उस टाइम। जो हैज में बैठे थे वो बच गए, और जो नहीं बैठे थे उनको हैवी लॉस हुआ था। तो इसलिए वो स्पेन मार्जिन लिया जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो स्पेन मार्जिन होता है वो किसके लिए लिया जाता है? टू कवर 1 डे पोटेंशियल लॉस, कि आपको एक दिन में उस सिक्योरिटी से कितना लॉस हो सकता है। अगले दिन अगर सेबी को लगता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है या कोई बैड न्यूज़ मार्केट में आ रही है, तो वो जो मार्जिन है वो शुरू में ही ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। इसके लिए मैंने डिटेल में बात करी है अकाउंटिंग चैप्टर में, वहाँ आप आसानी से इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने प्रीमियम के बारे में बताया है कि प्रीमियम जो पुट सेलर होता है उसके पास आ जाता है, अकॉर्डिंगली जो बायर है उसके पास चला जाता है। तो अगर वो प्रीमियम का जो भी घड़त और बढ़त ऊपर और नीचे जो भी होता रहता है, वो उसी तरीके से क्लियरिंग कॉरपोरेशन, अगर आपका प्रीमियम बढ़ रहा है तो बायर के अकाउंट से क्या करेगा? ले लेगा और सेलर के अकाउंट में डाल देगा। अगर घट रहा है तो सेलर के अकाउंट से लेकर के बायर के अकाउंट में डाल देगा। मतलब जो भी नेट पोजीशन होगी वो डे टू डे पर प्रीमियम की होती रहेगी। फ्यूचर के केस में तो वैल्यू ऊपर नीचे होती है, और ऑप्शंस के केस में क्योंकि प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, तो प्रीमियम अगर पॉजिटिव साइड जिसके अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है प्रीमियम को लेकर के, उसके अकाउंट में वो प्लस कर दिया जाएगा, और जिसके अकाउंट में वो नेगेटिव हो रहा है तो उसके अकाउंट में वो नेगेटिव कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये बात कर रहे हैं मार्जिन फॉर द ऑप्शंस ऑन सिक्योरिटीज़। गाइस, ऑप्शंस के केस में अगर आप पुट बायर हैं तो आपसे कितना मार्जिन लिया जाता है? उतना ही मार्जिन लिया जाता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, उससे ज़्यादा तो मार्जिन नहीं लिया जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप सेलर हैं, अगर आप राइटर हैं, तो आपको जो मार्जिन है, क्योंकि पुट राइटर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, और उनके पास क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, उनको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है। तो उस केस में जो मार्जिन है वो स्पाइक करता है, जितना भी उस टाइम उस मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। ठीक है, तो पुट राइटर के केस में जो मार्जिन है वो स्पाइक होते हैं, लेकिन जो पुट बायर होता है उसने तो वन टाइम जो पे कर दिया वो कर दिया। ठीक है, अब या तो वो ज़ीरो होगा या तो वो उसको बढ़ के मिलेगा। तो जो ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पुट ऑप्शन के केस में राइटर से ये मार्जिन जो है वो लिया जाता है, और ये डेली बेसिस पे उसका जो मार्जिन है राइटर का वो अप या डाउन हो सकता
है। ठीक है गाइज, ओके। अब आते हैं गाइज, ये कुछ इन्होंने दिया हुआ है नोट्स इम्पॉर्टेंट कि ICMDM के किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं इंट्राडे, जो भी इन्होंने लॉसेस की मतलब 3-4 टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब गाइस देखिए डिलीवरी मार्जिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कहता है, सपोज मान लीजिए आज मुझे मतलब बेसिकली ये क्या, ये उन लोगों के लिए है जो जो पहले से ही मन बनाए बैठे हैं कि वो डिलीवरी सेटलमेंट में जाएंगे। ठीक है, वो उनको लग रहा है कि जो उनकी पोजीशन है वो इन द मनी हो जाएगी, या उनका वो फ्यूचर लेना चाहते हैं तो वो उनकी एक्चुअली में सेटलमेंट करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेडर जो मान के बैठे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो आपकी जो आपकी सेटलमेंट होगी, ठीक है, वो एक्सपायरी पे अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तभी होगी। ठीक है, तो सेबी क्या करता है, सेबी कहता है कि मैं अगर आपसे मार्जिन जो है सपोज कीजिए 20% ले रहा था, ठीक है ना, 20% ले रहा था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो ये क्या सेबी क्या करता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी है थर्सडे की, तो उससे पहले क्या पड़ेगा वेडनेसडे, और उससे पहले क्या पड़ेगा ट्यूसडे, और उससे पहले क्या पड़ेगा मंडे। तो थर्सडे तक आते आते वो सिक्योरिटी का 80% उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 80% मार्जिन आपसे ले लेता है। तो है ऐसे ही वेडनेसडे तक कितना ले लेता है, 60% मार्जिन। ठीक है, और ट्यूसडे तक कितना ले लेता है, 40%, और मंडे को कितना रहता है आपका नॉर्मल जो मार्जिन आपका था। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर थर्सडे की आपकी एक्सपायरी है तो सेबी आपके मार्जिन वेडनेसडे तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये अगर आपके जो मार्जिन थे वो 20% पे थे नॉर्मल, तो ट्यूसडे तक 40% मार्जिन आपसे धरवा लिया जाता है, वेडनेसडे तक 60%, और थर्सडे को तो ऑलमोस्ट 80% तक आपसे मार्जिन ले लेता है सेबी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर उन्होंने शो की है कि 20% डिलीवरी मार्जिन ले लिया जाएगा बिफोर 4 days ऑफ द एक्सपायरी। ठीक है, 3 डे बिफोर द एक्सपायरी 40%, ठीक है 60%, और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी कितना, ठीक है 80% तक आपसे मार्जिन ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये गाइस एक चीज़ ये भी आप यहाँ ध्यान रखें, ये वाला जो हिस्सा है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। इसमें लिखा है शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्जेस। सपोज मान लीजिए गाइस, ठीक है, अगर मैं इन द मनी हूँ, ठीक है, इन द मनी हूँ, मैं तभी डिलीवरी में जाऊँगा, मैं तभी सेटलमेंट में जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आउट ऑफ द मनी बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं जब आउट ऑफ द मनी बैठा हूँ तो यानी कि मेरे पे किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है अगर मैं राइटर हूँ तो। अब जब मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है तो सीबी क्या कहता है, सीबी कहता है जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना उनका तो मार्जिन मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो डीप आउट द मनी ऑफ जो डीप आउट ऑफ द मनी है, कौन से होते हैं डीप आउट ऑफ द मनी, मैं दिखाता हूँ आपको। जो डीप आउट ऑफ द मनी होंगे, देखिए ये गाइस ये डीप आउट ऑफ द मनी है। सपोज मान लीजिए अगर एक्सपायरी है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है, इसी के नीचे ऊपर। तो ये जो डीप आउट ऑफ द मनी है ये वाले, ठीक है ना, ऐसे ही पुट के केस में ये वाले, इसका जो मार्जिन है वो देखा गया है एक्सपायरी के टाइम पे। सेबी कहता है हम आपसे उतना मार्जिन नहीं लेंगे जितना जितना एक इन द मनी वाले से हम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस तो बढ़ाएंगे, लेकिन उतना कंपैरिजन में नहीं देखा गया बढ़ता है जितना जितना कि एक इन द मनी वाले का बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो रिक्स है वो कंपेरेटिवली कम है जो इन द मनी वालों ऑप्शंस को देखें तो। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने यही बोला है कि जो शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्जेस सर्व अ मिनिमम चार्जेस टूवर्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जो उनका जो रिस्क है डीप आउट ऑफ द मनी वालों का वो कम है। ठीक है, तो उनसे मिनिमम चार्जेस लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्क कम लेना है शेयर मार्केट में तो आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नेट ऑप्शन वैल्यू वही मैंने आपको बता दिया। अगर जो भी आपका पॉजिटिव, अगर आप लॉन्ग साइड में है और अगर आप उसको शॉर्ट कर देते हैं तो नेट वैल्यू जो भी आपकी डेली बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस पे आपकी रहती है, ठीक है, अगर आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया तो उतनी नेट वैल्यू आपके अकाउंट में प्लस या माइनस हो जाएगी। अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस केस में भी जो है आपका अगर प्रीमियम है तो वो आपसे नेट प्लस या माइनस आपके अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी बात मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपसे की हुई है। ठीक है, अब गाइज ये थोड़ा सा इन्होंने क्लाइंट मार्जिन के बारे में दिया हुआ है, वो हमने पहले ऊपर पढ़ ही लिया कि इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, स्पेन मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और M2M का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब एक ये देख लीजिए अर्ली पे इन द सिक्योरिटी फंड्स क्या होते हैं। गाइज क्या होता है, अगर जो सपोज मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपका ब्रोकर है, ठीक है, आपने उसमें ट्रेड लिया हुआ है। अब ब्रोकर क्योंकि खुद के भी ओन ट्रेड करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर जो होते हैं वो अपने खुद के भी ट्रेड करते हैं, लेकिन वो अपनी जो क्लियरिंग होते हैं वो करवाएंगे किसी से, क्लियरिंग कॉरपोरेशन से। तो ये लोग क्या करते हैं कि पूरे पैसे दे करके किसी भी स्टॉक की इन्होंने मान लीजिए डिलीवरी उठा ली, या फिर मैं आपसे सपोज़ कहता हूँ इन्होंने फ्यूचर बाय किए बहुत सारे। ठीक है, फ्यूचर बहुत सारे बाय कर लिए, लेकिन उस फ्यूचर का पैसा पहले ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन को रखवा दिया, तो उसको कहते हैं अर्ली पेइंग। मैंने उसके पैसे आपको पहले ही दे दिए, यानी कि फ्यूचर मैंने आज के रेट पे फ्यूचर बाय कर लिया, लेकिन बदले में आपको मैं मार्जिन नहीं दे रहा, लेकिन आपको पूरा पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा जो फंड है मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ। ठीक है, सच पोजीशन फॉर विच अर्ली पे इन फॉर फंड। ठीक है, तो उस केस में उसको कहते हैं अर्ली पे इन ऑफ द सिक्योरिटीज़। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं लोग कि उनको लगता है कि आने वाले टाइम पे इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो मार्जिन ऊपर नीचे होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, पहले ही फंड रखवा देते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह का कोई भी वायलेशन करते हैं तो आपको पेनल्टी बोली गई है। अगर मार्जिन से रिलेटेड आपने अगर ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, मार्जिन नहीं डाला, फुलफिलमेंट नहीं किया किसी ब्रोकर ने, तो उसको क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसके ऊपर क्या लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा। पेनल्टी वायलेशन फॉर उसने इनिशियल मार्जिन का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। अगर आप सेटलमेंट में गए और आपने सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, ठीक है, आपकी पुट या आपकी कॉल इन द मनी थी तो आप ऑब्लिगेशन में आ गए। ठीक है, तो अगर आप ऑब्लिगेशन में आ गए तो आपने सेटलमेंट करनी थी। अगर आपके पास शेयर नहीं है या आपके पास कैश नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो आपको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है अपने ब्रोकर को, और ब्रोकर उस पेनल्टी को किसको दे देता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो अगर आप वॉल्यूशन करेंगे तो ये पेनल्टीज़ जो हैं आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लगाएगा आपके ब्रोकर के ऊपर, और ब्रोकर किसके ऊपर लगाएगा, अपने क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट से पैसा रिसीव करेगा। ठीक है, इस तरह की पेनल्टीज़ का। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में बस यही बताया गया है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है उसके पास क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करने के सारे राइट होते हैं, और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है अगर आपकी इन द मनी कॉल चली जाती है तो अकॉर्डिंगली आपसे पहले ही उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो करता है। मतलब आपका जो है मार्जिन बढ़ा दिया। अगर आप इन द मनी जा रहे हो तो आपको रिलेटेड जो भी शेयर लेने और देने का काम करना है बायर और सेलर का, तो वो सारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। और ये सारे चीज़ें आप किस पे करते हो, अपने पोर्टल पे करते हो। आपका ब्रोकर अपने ट्रेडिंग मेंबर के पास जाता है, और ट्रेडिंग मेंबर किससे कराता है सारे काम, अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से। बाकी जो भी थोड़ा बहुत आपको इसमें लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो वो आपको चैप्टर नंबर 8 में क्लियर हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे गाइस।